अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब आज हम बात करने जा रहे हैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स की और कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स की। स्टूडेंट्स, हम जब से लूप स्टार्ट किए हैं या पहले दिन से हम देख रहे थे कि किसी भी वेरिएबल की वैल्यू में इजाफा किया जाता था। यानी हम लिखते थे या हम वाइल लूप में, डू वाइल लूप में और फार लूप में हम अक्सर लिखते थे कि एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन। तो हम ये चीज़ लिखते थे या हम कोई भी वेरिएबल लेते थे उसकी वैल्यू में एक का इजाफा करने के लिए, या हम ऐसे भी लिख देते थे एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन। तो इसका ये मतलब होता था कि एक्स की वैल्यू बाहर निकालो वेरिएबल जो मेमोरी में से, और उसमें से एक प्लस करो और जो भी रिजल्ट आ रहा है वो एक्स में डाल दो। यानी इसका यानी एक्स की वैल्यू में एक को एक का इजाफा कर दो। यानी फर्ज करें कि पहले एक्स की वैल्यू वन थी तो अब एक्स की वैल्यू आपकी टू हो जाएगी, या एक्स की वैल्यू पहले टेन थी तो अब क्या हो जाएगी, वन के इंक्रीमेंट के बाद वो 11 हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद अगर माइनस करते थे, अगर एक्स की वैल्यू टेन है तो टेन में से एक निकालें तो एक्स की वैल्यू नाइन हो जानी थी। तो ये चीज़ें हम अपने वाइल लूप, डू वाइल लूप और फार लूप में हमने देखी थी। तो हमने ये भी बात देखी थी कि स्टूडेंट्स, अगर हम अपने लूप के अंदर ये लाइन नहीं लिखते थे कि वैल्यू को इंक्रीज नहीं करवाते थे, तो हमारा जो लूप था वो कब इन्फिनिट लूप हो जाता था। ठीक है, तो क्योंकि यही एक स्टेटमेंट होती थी कि जो हमारे लूप को के अंदर, वेरिएबल के अंदर एक का इजाफा करती थी और हमारे कंडीशंस को बार बार चेक करने के लिए इस्तेमाल होती थी। स्टूडेंट्स, यहाँ जो हम सी के अंदर जैसे कि x इक्वल टू एक्स प्लस वन है और x इक्वल टू एक्स माइनस वन है, तो ये इसके अलावा हम एक यूनेरी ऑपरेटर की भी बात करते हैं। यूनेरी ऑपरेटर में जिसमें आप देखा था कि एक ही ऑपरेंड इस्तेमाल होता था। तो ये सारी चीज़ें जो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर की हो रही हैं, तो ये सारे वही बात है जैसे कि x इक्वल टू एक्स प्लस वन है और यहाँ ये काउंटर वेरिएबल है, काउंटर इक्वल टू काउंटर प्लस वन है। मेरे ख्याल में आप समझ रहे होंगे, अब इस बात में को आप आसानी से कवर कर देंगे। यहाँ मैंने x इक्वल टू एक्स प्लस वन की मिसाल दी है, तो यहाँ बुक में आपकी काउंटर इक्वल टू काउंटर प्लस वन की मिसाल दी है। तो इसका मतलब वही है कि काउंटर की वैल्यू निकालो, उसमें एक का इजाफा करो और जो भी वैल्यू बन रही है, जैसे कि काउंटर की वैल्यू टेन थी तो एक का इंक्रीमेंट किया तो आपकी काउंटर की वैल्यू 11 होगी, तो वो 11 स्टोर हो जाएगी। पुरानी वैल्यू क्या थी, कहाँ की, कोई हिसाब नहीं। अपने वाइल लूप, डू वाइल लूप और फार लूप के अंदर ये काम करते आए हैं कि वैल्यू को आप एक से इजाफा करते थे, ठीक है, और या एक से डिक्रीज करते थे। अब हम बात करेंगे कि हम इसी ऑपरेटर्स को, जो आपका प्लस का ऑपरेटर है यानी इंक्रीमेंट वैल्यू कर रहे हैं या डिक्रीमेंट कर रहे हैं, हम यूनरी ऑपरेटर की फॉर्म में लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर ये जो चीज़ मैंने अभी लिखी है कि x इक्वल टू एक्स प्लस वन, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ x प्लस प्लस, तो ये क्या है, इसका ये भी यही मतलब है कि x की वैल्यू लो, उसमें एक का इजाफा कर दो और वो हो जाएगी। फर्ज करके x की वैल्यू पहले 10 थी तो अब क्या हो जाएगी, x प्लस प्लस के बाद वो हो जाएगी 11 हो जाएगी। ठीक है, तो इसी तरह आप ज़रा नीचे वाले स्टेटमेंट में आ जाए, तो यहाँ x इक्वल टू एक्स माइनस माइनस, तो इसको अगर हम ऐसे लिख दें, ठीक है, x माइनस माइनस, इसका भी ये मतलब हो गया। देखिए, स्पेस आर नॉट अलाउड, ये प्लस प्लस इकट्ठे लिखने हैं आपने, इनके अंदर स्पेस नहीं होती। ये बिल्कुल वेरिएबल के साथ, वेरिएबल और ऑपरेटर के दरमियान भी स्पेस नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ इसका मतलब होता है कि x की वैल्यू में एक का इजाफा कर दो और x माइनस माइनस का मतलब है कि x की वैल्यू में एक की कमी कर दो। तो ये यूनेरी ऑपरेटर बन जाते हैं। यूनेरी ऑपरेटर वो होते हैं जो एक ऑपरेंड के साथ काम कर रहे थे। ऑपरेंड और ऑपरेटर की मैंने आपको पिछले लेक्चर्स के अंदर बड़े अच्छे तरीके से आपको समझाया कि ऑपरेंड क्या होता है और ऑपरेटर क्या होता है। तो जिसमें दो ऑपरेंड आ जाते हैं वो ऑपरेटर बाइनरी ऑपरेटर कहलाता है। ठीक है, हमने बाइनरी से अब यूनेरी की तरफ आ रहे हैं, तो इसके अंदर एक का इजाफा कर दो या एक की कमी कर दो, ये कहलाते थे। ये इंक्रीमेंट के लिए और ये डिक्रीमेंट के लिए इस्तेमाल होते थे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि या हमारे पास काउंटर प्लस प्लस लिख देंगे या काउंटर माइनस माइनस लिख देंगे, या फर्ज करके यहाँ एग्जांपल दे रहे हैं कि आई इक्वल आई प्लस वन, जैसे कि एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन और जे इक्वल टू जे प्लस वन। हम इसको लिख सकते हैं आई प्लस प्लस भी लिख सकते हैं और जे प्लस प्लस भी, यानी इसको लिख सकते हैं ऐसे, जे इक्वल टू जे प्लस वन को जे प्लस प्लस लिख देंगे। तो ये मतलब वही होगा, आप उसको ऐसे लिख दें और या ऐसे लिख दें। ठीक है, दोनों का मतलब यही होता है कि वो उनकी वैल्यू में एक का इजाफा कर देना। इसी तरह डिक्रीमेंट ऑपरेटर के लिए भी, ठीक है, काउंटर इक्वल टू काउंटर माइनस वन,
ठीक है। और इसको या जे इक्वल टू जे माइनस वन, हम इसको काउंटर माइनस माइनस भी लिख सकते हैं, काउंटर इक्वल टू काउंटर माइनस होगा, और जे माइनस माइनस भी लिख सकते हैं। मेरे ख्याल में आप लोग इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर को समझ गए होंगे कि इंक्रीमेंट का मतलब है कि यानी प्लस प्लस इकट्ठा कर देना, किसी भी वेरिएबल की वैल्यू, पहले वेरिएबल लिखो उसके बाद प्लस प्लस लगा दो, इसका मतलब है कि उस वेरिएबल में एक का इजाफा कर दो, जो भी वैल्यू होगी तो उसमें एक का इजाफा हो जाएगा। या हम वो वेरिएबल की वैल्यू लिखो माइनस माइनस लिख लो, उसका मतलब है कि उसके में एक की कमी कर दो। अच्छा, यहाँ तक तो आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गया कि ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर और डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होते हैं। ठीक है, तो अब ये दो कैटेगरी के होते हैं। एक होता है कि प्री इंक्रीमेंट और दूसरा होता है पोस्ट इंक्रीमेंट। ठीक है, इसी तरह जब आप डिक्रीमेंट की बात करेंगे तो एक होता है प्री डिक्रीमेंट और दूसरा होता है पोस्ट डिक्रीमेंट, यानी इनकी दो कैटेगरीज हैं। यहाँ आ जाएं आप जरा अपनी हैंडआउट्स के अंदर, तो यहाँ द इंक्रीमेंट ऑपरेटर इज फर्दर कैटेगराइज एज प्री इंक्रीमेंट। ठीक है, और दूसरा इसको पोस्ट इंक्रीमेंट भी कहा जाता है, प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट। अब दोनों में फर्क कोई नहीं है, यानी हम इनको कैसे लिखते हैं जरा देखें। ये जब आप प्री इंक्रीमेंट की बात करते हैं तो प्री इंक्रीमेंट का मतलब है ऑपरेटर पहले ऑपरेंड बाद में। मैं लिखूंगा प्लस प्लस एक्स, तो ये है प्री इंक्रीमेंट। जब मैं कहता हूँ ना पोस्ट इंक्रीमेंट, तो इसका मतलब है वेरिएबल पहले और प्लस प्लस बाद में, यानी हम इनको दो तरीकों से लिख सकते हैं। ठीक है, प्री इंक्रीमेंट का मतलब है कि ऑपरेटर पहले और ऑपरेंड बाद में, और पोस्ट इंक्रीमेंट का मतलब है कि पहले आपका वेरिएबल है उसके बाद आपका, ठीक है, और उसके बाद आपका ऑपरेटर्स है। तो दोनों का मतलब सेम ही है कि यानी उसके में का भी मतलब यही है कि एक्स की वैल्यू में एक का इजाफा कर दो, और नीचे एक्स प्लस प्लस का भी यही मतलब है कि एक्स की वैल्यू का इजाफा कर दो। इसी तरह जब आप बात करते हैं प्री डिक्रीमेंट की, तो उसमें भी यही आता है माइनस माइनस एक्स। ठीक है, और पोस्ट डिक्रीमेंट तो उसमें यह होता है कि एक्स वेरिएबल पहले लिखेंगे और उसके बाद आप उसका डिक्रीमेंट ऑपरेटर लिखेंगे। तो जब ये देखिए यहाँ पे आपकी जो एक्स की वैल्यू फर्ज करेंगे 10 है हमारे पास, तो क्या हो जाएगी, मैं कहता हूँ कि एक्स की वैल्यू मेरे पास है 10 है, तो ये स्टेटमेंट चलने के बाद, ठीक है, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 11 हो जाएगी। ठीक है, जैसे ये स्टेटमेंट चलेगी तो यहाँ पर भी उसकी एक्स की वैल्यू 11 हो जाएगी। यहाँ पे एक्स इक्वल टू हमारे पास फर्ज करके यहाँ पे आ जाए आप, एक्स इक्वल टू फिर आप कह लें कि जी 15 है, तो जैसे माइनस एक्स एक्स चलेगा तो इसमें एक्स की वैल्यू में एक का इजाफा कर देगा, तो इसका मतलब एक की कमी कर देगा, तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू 14 हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी 14 आ जाएगी। देखिए आपने प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट या प्री डिक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट दोनों का काम सेम ही है, लेकिन यहाँ फर्क भी आता है। जब आप किसी लॉजिक एक्सप्रेशन में, यानी जब आपने वेरिएबल की वैल्यू को इंक्रीमेंट करने के बाद किसी को असाइन करना होता है इंक्रीमेंट ऑपरेटर के साथ, या डिक्रीमेंट ऑपरेटर के में बाद आपने किसी दूसरे वेरिएबल को वैल्यू असाइन करनी होती है, फिर इन दोनों में फर्क पड़ता है। कैसे, मैं ये कहता हूँ, मैं कहता हूँ y इक्वल टू, ठीक है, या असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है, तो मैं लिखता हूँ x प्लस प्लस, ठीक है, और दूसरे में यहाँ पे आ जाऊँ, फिर मैं लिखता हूँ y इक्वल, ठीक है, और प्लस प्लस एक्स। तो अब दोनों का रिजल्ट देखें जरा, दोनों का रिजल्ट अब क्या होगा। अब दोनों का रिजल्ट मैं इसलिए सेमीकोलन क्योंकि ये सी की स्टेटमेंट बन रही है। यहां फर्ज करें कि आपके पास x की वैल्यू थी 10, तो जब ये होगा तो y इक्वल टू एक्स प्लस प्लस, तो इसमें आप क्या करेंगे, x जो y की वैल्यू होगी यहाँ पर, जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, y हमारे पास इक्वल जी किसके बराबर आ जाएगा, जी। आप तो बिल्कुल कहेंगे कि x के अंदर वैल्यू है, x के अंदर वो इंक्रीमेंट हुआ, x की वैल्यू 11 होगी, गलत। यहाँ y की वैल्यू आ जाएगी 10 के बराबर ही, और x की वैल्यू फिर हो जाएगी हमारे पास 11। ठीक है, जरा कंफ्यूज होने वाली बात है, आप मैं इसको समझाता हूँ आपको अच्छे तरीके से। जरा हम नीचे चलते हैं, जब ये यहाँ ये लाइन चलेगी
यहाँ पे भी फर्ज करें कि आपके पास x की इक्वल वैल्यू है, हमारे पास 10 ही है, तो जब ये चलेगी तो यहाँ पे y की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 11 और x की वैल्यू उसके बाद वो भी 11 हो जाएगी। अब जरा मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्या हुआ। यानी फर्ज करें कि आपके पास x की वैल्यू 10 थी, आपने एक स्टेटमेंट लिखी y इक्वल टू एक्स प्लस प्लस। तो इस जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है तो y की वैल्यू और x की वैल्यू हम प्रिंट करवाते हैं, तो y की वैल्यू 10 ही प्रिंट होगी और x की वैल्यू 11 ही प्रिंट होगी। अब इसमें हुआ क्या, ठीक है, फर्क क्यों हुआ? लेकिन आपको तो ये पीछे बताया गया था कि जब x प्लस प्लस होता है तो x की वैल्यू में एक का इंक्रीमेंट होता है, ठीक है, तो x की वैल्यू y की वैल्यू तो यहाँ फिर 11 आनी चाहिए, लेकिन यहाँ y की वैल्यू 10 क्यों आ रही है? अब जरा समझिए कि मैंने अब ये बताया था कि जब हम वेरिएबल की वैल्यू यहाँ इंक्रीमेंट के बाद असाइन करते हैं ना किसी दूसरे वेरिएबल को, तो इनके अंदर प्री और पोस्ट में फर्क आ जाता है। यही फर्क है कि इसमें यह हुआ कि जब आपका यहाँ देखें x इक्वल टू 10 है, y इक्वल टू एक्स प्लस प्लस है, यहाँ पर जब असाइनमेंट ऑपरेटर के बाद यहाँ सबसे पहले वेरिएबल आ रहा है, ठीक है, वेरिएबल, और उसके बाद इंक्रीमेंट ऑपरेटर आ रहा है। यहाँ जब आपकी इस तरह फॉर्म में आ जाती होती है ना, इसको दो शक्लों में देखा जाता है। यानी y इक्वल एक्स है पहले, ठीक है, तो जो x की वैल्यू क्या है इस वक्त, अभी इंक्रीमेंट नहीं हुआ, अभी x की वैल्यू है 10, तो सबसे पहले x की वैल्यू असाइन हो जाएगी y को। x की वैल्यू क्या थी 10, 10 साइन हो गया y को, y की वैल्यू क्या होगी 10 होगी। उसके बाद इंक्रीमेंट ऑपरेटर होगा, इंक्रीमेंट ऑपरेटर चलेगा तो फिर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 11। तो ये एक्सप्रेशन दो इस शक्ल में जरा चलता है। मैं यहाँ आपको जरा लिखता हूँ। सबसे पहले आपकी y इक्वल टू एक्स होगा, उसके बाद x प्लस प्लस होगा, ठीक है, तो फिर आपके पास ये रिजल्ट देता है। मेरे ख्याल में आप समझ गए होंगे कि जो आपका है पोस्ट इंक्रीमेंट, ठीक है, ये पोस्ट इंक्रीमेंट की बात हो रही है, ठीक है, ये यहाँ पे आपका ऑपरेंड पहले आता है और ऑपरेटर बाद में आता है पोस्ट की। तो पोस्ट में आपकी जो वैल्यू पहले साइन हो जाती है, बाद में इंक्रीमेंट होता है। ये बात याद रखिएगा कि ये 12 दफ़ा पूछी जाती होती है एग्जाम्स के अंदर, इसमें स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज हो जाती हैं। अब आ जाएंगे प्री पे। प्री में पहले ऑपरेटर होते हैं, बाद में आपके जो ऑपरेंड होते हैं। तो इसमें क्या होता है, यानी जब देखिए जब पहले इंक्रीमेंट ऑपरेटर आएगा, इंक्रीमेंट ऑपरेटर आया तो यहाँ सबसे पहले वैल्यू में एक का इजाफा हो जाएगा, जी एक्स की वैल्यू 11 होगी, उसके बाद वाई को साइन होगी तो वो वाई की वैल्यू भी 11 हो जाएगी। यानी ये दो शक्लों में बिल्कुल ऐसे ही काम करता है। मेरे ख्याल में अब आपको समझ आ गई होगी। तो यानी यहाँ पहले ए प्लस प्लस एक्स इंक्रीमेंट होगा, उसके बाद y इक्वल एक्स हो जाएगा, y इक्वल एक्स हो जाएगा, ठीक है, ये इस फॉर्म में चलेगा, ठीक है। अब मेरे ख्याल प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट दोनों में आपको समझ आ गई होगी कि प्री इंक्रीमेंट में ऑपरेटर पहले होता है, ऑपरेंड बाद में होता है, और पोस्ट इंक्रीमेंट में आपका जो ऑपरेंड होता है वो पहले होता है और ऑपरेटर बाद में होता है। जब ये दोनों एक स्मॉल एक्सप्रेशन में काम कर रहे हैं तो दोनों का मतलब सेम ही होता है कि एक का इजाफा कर दो वेरिएबल की वैल्यू में। लेकिन जब आप किसी दूसरे वेरिएबल को वैल्यू इनकी असाइन कर रहे हो तो इनमें फ़र्क होता है, प्री के ऑपरेशन में और पोस्ट के ऑपरेशन में फ़र्क होता है। तो पोस्ट में आपने देख लिया कि यहाँ y इक्वल टू एक्स प्लस प्लस है, तो इसमें पहले वैल्यू असाइन होती है, फिर उसके वैल्यू में इंक्रीमेंट का होता है, ठीक है, y इक्वल टू एक्स, यानी x की वैल्यू 10 है तो x साइन हो जाएगा y को, y की वैल्यू 10 हो जाएगी, और उसके बाद x प्लस प्लस होगा, x की वैल्यू 11 है। और जैसे कि हम आज प्री में पहले इंक्रीमेंट होता है और बाद में वैल्यू पोस्ट होती है, तो यानी x की वैल्यू 10 से 11 होगी, उसके बाद वो साइन होगी, तो लिहाजा y की वैल्यू और x की वैल्यू दोनों 11 हो जाएगी। अब इसी तरह डिक्रीमेंट ऑपरेटर में आ जाए। तो डिक्रीमेंट ऑपरेटर में क्या होता है, डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी दो तरह से काम करता है, ठीक है, पोस्ट डिक्रीमेंट और प्री डिक्रीमेंट। यानी पहले मैं बात करता हूँ इसमें प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर की। प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर इसमें ये क्या होता है, इसमें ये होता है कि आपका पहले माइनस आता है, फर्स्ट मैं एक्स ही ले लेता हूँ, और उसके बाद ऑपरेटर आता है। जब पोस्ट की बात करते हैं हम, ठीक है, तो इसमें ये होता है पोस्ट डिक्रीमेंट में पहले हमारे पास ऑपरेटर ऑपरेंड होगा और उसके बाद
ऑपरेटर होता है। तो जब ये दोनों का मतलब यही होता है कि जो वेरिएबल एक्स है उसकी वैल्यू में एक ही कमी कर दें आप। ठीक है, फर्ज करके एक्स की वैल्यू 10 है तो ये 9 कर देगा, ये भी 9 कर देगा। लेकिन जब यही वैल्यू आप किसी दूसरे वेरिएबल को असाइन कर रहे हो, फर्ज करके मैं इसी को लेके चलता हूँ आगे, तो यहाँ प्री इंक्रीमेंट मैं कहता हूँ वाई इक्वल माइनस माइनस एक्स। तो इसका ये मतलब होगा कि आप जो पहले वैल्यू को डिक्रीज करें, क्योंकि पहले डिक्रीमेंट ऑपरेटर आ रहे हैं, तो जो चीज़ पहले आ रही है ना पहले वो करनी है। ठीक है, पहले वैल्यू को एक कम करो और फिर उसके बाद आप साइन करो। यानी फर्ज करके एक्स की वैल्यू 10 थी तो यहाँ एक्स की वैल्यू 9 हो जाएगी और 9 ही फिर साइन होगा। तो यहाँ अगर वो आपसे एग्जीक्यूशन के बाद पूछा जाएगा तो एक्स की वैल्यू पहले 9 हुई और उसके बाद वाई की वैल्यू भी 9 हो जाएगी। अब आ जाए जरा आप पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर में। पोस्ट डिक्रीमेंट में ऑपरेटर में क्या होगा, यानी मैं यही लिखता हूं फिर y इक्वल टू y माइनस माइनस। तो इसमें ये होगा कि आप पहले वैल्यू असाइन करो। ठीक है, सॉरी यहाँ मैंने y माइनस माइनस एक्स माइनस माइनस। इसमें ये होगा कि आप पहले x की वैल्यू असाइन करो। x की वैल्यू क्या है, 10 है हमारे पास, फर्ज करें तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास x की वैल्यू में डिक्रीमेंट होगी, x की वैल्यू कितनी होगी, 9 हो जाएगी। तो ये इस तरह प्री और पोस्ट दोनों है, ये डिफरेंट काम कब करते हैं, जब आपने उनकी वैल्यू किसी वेरिएबल को असाइन करनी होती है। जब ये इंडिपेंडेंट काम कर रहे हो तो इनका दोनों का सेम मतलब होता है, आप प्री भी यूज कर सकते हैं और पोस्ट भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरह मैंने पिछले लेक्चर्स के अंदर आप लोगों को आप इनकी जब फार लूप पढ़ाया था तो उसके अंदर मैंने आप लोगों को एक्स प्लस प्लस या ट्राइनम का आपने याद होगा, ट्राइनम प्लस प्लस हमने लिख दिया था बजाय लिखने के ट्राइनम इक्वल टू ट्राइनम प्लस प्लस 1। तो ये चीज़ें हमने लिख दी थी। ज़रा ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको समझा दी हैं किताब के अंदर भी लिखी हुई है, एक्स प्लस इक्वल टू प्लस प्लस जे। ठीक है, ये जब हम ऐसे लिखेंगे तो इनका फ़र्क बिल्कुल और होता है, प्री का और मकसद होता है और पोस्ट का और मकसद होता है। उसके बाद हम एक और ऑपरेटर की तरफ चलते हैं जिसे कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। ठीक है, ज़रूरी तो नहीं है कि हमें हर प्रोग्राम के अंदर एक का इंक्रीमेंट करना पड़ जाए, हमें बाज़ दफ़े ऐसे प्रोग्राम भी लिखने पड़ते हैं जिनके अंदर आपको कहा जाता है कि आप उसके अंदर 5 का इजाफा कर दें या 6 की कमी कर दें। ठीक है, तो उस तरह उनके लिए भी आप एक असाइनमेंट कंपाउंड ऑपरेटर की बात करते हैं। जैसा कि आपको कहा गया, आप एक्स है हमारे पास, एक्स के अंदर आप क्या कर दें, आप +5 का इजाफा कर दें। तो ये ऐसे ऑपरेटर को हम कैसे लिखते हैं, जी हाँ, मैं इसको बड़ी आसानी के साथ ऐसे लिख सकता हूं, x प्लस इक्वल 5 सेमीकोलन। यस, जी हाँ, मैंने ऊपर x इक्वल टू एक्स प्लस 5 को बड़ी आसानी के साथ ऐसे इसको शॉर्ट कर दी, x प्लस इक्वल टू 5। इसका क्या मतलब, इसका भी वही मतलब है जो ऊपर वाले का मतलब है। अगर मैं लिखता हूं x माइनस 5 तो बिल्कुल x माइनस इक्वल टू 5, इसका ये मतलब होगा पहले आप x की वैल्यू में 5 को डिक्रीज करो, अब सॉरी इंक्रीज करो, उसके बाद वो वैल्यू x को साइन कर दो। ठीक है, x की वैल्यू फर्ज करके पहले 10 थी तो इसके बाद क्या हो जाएगी, 15 हो जाएगी। तो ये जो कहलाते हैं, ये कहलाते हैं कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, जब इनको इकट्ठा करके आप लिख देते हैं, देखिए प्लस इक्वल, माइनस इक्वल, मल्टीप्लाई इक्वल, डिवीजन इक्वल और मॉड इक्वल। ठीक है, ये सारे अरिथमेटिक ऑपरेटर आपने पढ़े थे। जैसे हम लिखते थे कि x इक्वल टू एक्स माइनस 5, ठीक है, x इक्वल टू एक्स प्लस 5। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने लिखते थे। ज़रा यहाँ देखें, मैंने ये ज़रा पूरी किताब पे आपके दी है, x इक्वल टू एक्स प्लस 4। ठीक है, सॉरी ये है, देखिए ये है x इक्वल टू एक्स प्लस 4। ठीक है, x इक्वल टू एक्स माइनस 3, एक्स इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई 2, ठीक है, x इक्वल टू एक्स डिवाइड बाई 2 और x इक्वल टू एक्स मॉड। ये सारी चीज़ें हम लिखते आए थे, पिछले लेक्चर्स के अंदर हमने पढ़ी थी। अगर हम इन्हें कंपाउंड असाइनमेंट में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर वाला देखें x इक्वल टू एक्स प्लस 4 था, इसको ऐसे लिख देंगे प्लस इक्वल टू 4, मतलब सेम है दोनों का। ठीक है, उसका भी यही मकसद था कि x की वैल्यू में 4 का इंक्रीमेंट करो और इसका भी यही मकसद है कि 4 का इंक्रीमेंट करो। ठीक है,
मेरे ख्याल में आप सीखे। पहले आपने वो अरिथमेटिक ऑपरेटर जो है प्लस माइनस ज़रब तकसीम और मॉडुलस, उसके बाद आपने इक्वल साइन है। तो इसका ये मतलब है कि पहले वैल्यू को इंक्रीज करो बाद में वैल्यू साइन करो। या इसका मतलब है पहले वैल्यू को 3 की कमी करो फिर साइन करो। इसका मतलब है कि एक्स की वैल्यू निकालो, उसको 2 से मल्टीप्लाई करो और फिर साइन करो। मतलब है कि एक्स की वैल्यू को निकालो, उसको 2 पे डिवाइड करो, जो रिजल्ट आ रहा है फिर साइन करो। यहाँ ये रिमाइंडर ऑपरेटर है, आप जानते हैं। ठीक है, इसमें मुझे समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यहाँ एग्जाम्पल्स भी उसने दी हुई है कि वो कहता है कि आपने कोई एक नंबर ले लें यूज़र से, उस नंबर का 1 से शुरू होकर उस नंबर तक का आप स्क्वायर का सम कैलकुलेट करें। यानी फर्ज करें कि आपने, मैं कहता हूँ 5 तक आप करें, तो आप 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर जमा 3 का स्क्वायर जमा 4 का स्क्वायर जमा 5 का स्क्वायर, यानी उनके स्क्वायर का सम चाहिए हमें। ठीक है, तो यहाँ देखिए हैश इंक्लूड और मेन parenthesis ओपन क्लोज और ब्रेसेस ओपन। यहाँ देखिए ये चीज़ें मैंने आपको पिछले एक लेक्चर्स के अंदर बताया था। ये जो आप कमिट्स दे सकती हैं अपने उन लाइन के बारे में, मैंने ये लाइन क्या लिखी है, तो ये कमिट्स देना बड़ी अच्छी बात होती है। डबल स्लैश डाल के उसके बाद जो भी लिखेंगे वो आप एक कमिट्स सर्वर किया जाता है। वो कंपाइलेशन के दौरान प्रोग्राम में इस आपका जो कंपाइल नहीं होते, वो प्रोग्राम के हिस्सा नहीं होते, वो मेमोरी के अंदर या डिस्क के अंदर सॉरी जगह नहीं लेते। उसके बाद हमने वो नंबर लेते हैं, एक तो हम सम के लिए ले लेंगे जिसमें सम कैलकुलेट किया करेंगे। एक हमने यहाँ से स्टार्टिंग करना है, फर्ज करेंगे आई 1 से स्टार्ट करते हो, आई ले लिया, और कौन सा नंबर कहाँ तक आपने सम कैलकुलेट करना है वो एन ले लिया। उसके बाद प्लीज़ इंटर आ पॉजिटिव नंबर फॉर द सम ऑफ स्क्वायर, तो वो एन के अंदर आ जाएगा। फर्ज मैं 5 तक कैलकुलेट करना चाहता हूँ। ठीक है, उसके बाद हम लूप लगाएंगे। सारी बात मैंने बताया था कि फार लूप भी हम सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया करेंगे। आई इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू एन, आई प्लस प्लस। तो क्या करें, सम इक्वल, और ठीक है, और सम इक्वल असाइनमेंट सॉरी प्लस इक्वल आई मल्टीप्लाई आई। मैं यहाँ इक्वल बोल जाता हूँ लेकिन ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, याद रखिएगा। ठीक है, आई मल्टीप्लाई आई। तो ये इसका यही मतलब है, ये जो आपने मतलब देखिए मैंने अभी बताया था, इसका यही मतलब है। फर्ज करें कि आपका यही मतलब है कि 1 का स्क्वायर, ठीक है, और 1 का स्क्वायर जो भी होगा 1 ज़रब 1, मैं ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा स्क्वायर लिखना मुश्किल है। उसके बाद प्लस फिर 2 का स्क्वायर। ठीक है, ये इस तरह आप लिखते जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें होगी, यानी उनको जमा करते जाएंगे, तो ये प्रोग्राम आपका जो एन तक है वो स्क्वायर करके आपको ये ऑपरेटर दे देगा। ठीक है, ये था आपका, ये सारी एक्सप्लेनेशन दी हुई है। आगे इस टिप्स देख लें। सबसे पहला जो टिप्स हैं, आप कहते हैं कि कमिट्स शुड बी मीनिंगफुल। आप जो भी प्रोग्राम लिखेंगे, आप अपनी किताब में देखेंगे आपने ये यहाँ जहाँ प्रोग्राम लिखे उसमें कमिट्स ज़रूर लिखे हुए हैं। ठीक है, तो कमिट्स लिखें ताकि आपका प्रोग्राम जो है वो अच्छे तरीके से देखने में वाला समझ सके। उसके बाद दूसरी बात वो कहते हैं कि डोंट फॉरगेट द फैक्ट ऑफ द लूप वेरिएबल इन वाइल एंड डू वाइल। ये तो आपने याद रखना है कि वाइल क्या था, डू वाइल क्या था, दोनों में फ़र्क क्या था। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा पूछी जाने वाली हैं कि वाइल और डू वाइल में क्या फ़र्क था। ठीक है, उसके बाद आप कि ये बात की आपने यकीन कर लेना कि आपका कभी लूप इन्फिनिट लूप ना हो, वरना आप बैठे हुए आपको पता है इन्फिनिट लूप कब होता है, जब वो आप इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट की वैल्यू नहीं डालते। ठीक है, बड़ी अहम चीज़ है ये, वैल्यू को एक इंक्रीमेंट करना है, ठीक है, या डिक्रीज करना। अगर आप नहीं करेंगे तो आपका तो प्रोग्राम यहाँ से स्टार्ट होगा, वहाँ आगे चलेगा ही नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। डोंट अफेक्ट द वैल्यू ऑफ लूप वेरिएबल द बॉडी ऑफ फॉर लूप। द फॉर लूप डज दिस बाय इटसेल्फ इन द फॉर स्टेटमेंट। यूज प्री एंड पोस्ट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर कंटिन्यूसली इन ऑपरेशंस। ठीक है, तो ये आपने ये सारी चीज़ें आप देखें। ठीक है, इसके अंदर आप अच्छे तरीके से इसको पढ़ें। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये लूप्स वाला टॉपिक्स और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर का। उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर्स को देखेंगे कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या होती है, स्विच स्टेटमेंट क्या होती है, ब्रेक स्टेटमेंट क्या होती है, कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या होती है। उस वक्त तक आप इनकी प्रैक्टिस करें अच्छे तरीके से और उनको समझने की कोशिश करें। कोई प्रॉब्लम्स होती हैं तो आप मुझसे कंडक्ट कर सकते हैं।